हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान अध्याय। इसमें 4 रहेगा, पदार्थ, धातु और अधातु। तो इससे पहले हम इस पाठ के धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण समझ सके हैं, समझ लिया है हमने इससे पहले वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में कराऊंगा कि उनके रासायनिक गुणों में क्या अंतर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण करेंगे हम। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है आपके पास ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यानी धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं या नहीं करती, उनकी क्रिया करने में क्या अंतर है, तो ये इसमें आता है। तो उसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या करेंगे, जो आयरन लोहे का जंग होता है, आपने लोहे का जंग देखा हुआ है सबने। तो लोहे का जंग हम क्या करेंगे, एक परख नली में लेंगे। अब लोहे का जंग कैसे बनता है, क्योंकि लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है लोहा क्या है, धातु है। तो यानी जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो ऑक्साइड बनाता है, और उसके जंग को भी हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं या लोह ऑक्साइड होता है। वो लोहे के ऑक्साइड को लोह ऑक्साइड करेंगे, और जिसे जंग भी बोलते हैं हम साधारण भाषा में। तो हम क्या करेंगे, जंग में हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और हम जंग की प्रकृति का निरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, जंग की प्रकृति देखेंगे कैसी है प्रकृति। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, जंग लिया, जंग को बारीक कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें पानी डाल लेंगे, और उसको पानी के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इसको और बारीक करके पानी के अंदर घोल लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको, जंग को इस वाच ग्लास में ले लेते हैं। ठीक है। तो इस घुले हुए पानी में और जंग में हम क्या करेंगे, ये लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पत्र। कौन सा पत्थर है ये, लाल लिटमस पत्थर। हम क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे, डबोएंगे। तो हमने देखा ये जो लाल लिटमस पत्थर था वो नीला हो जाता है, जितना ये जंग के साथ डूबा होता है ना, तो ये नीला हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जब लाल लिटमस पत्थर नीला हो जाता है तो इसका मतलब ये क्षारीय है। क्या है, क्षार। ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या है, क्षार है। यानी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षार होते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक क्रियाकलाप आपको कराया था। ठीक है। तो इसमें ऐसे ही आपके पास जो कॉपर होता है, अब लोहे के जंग को तो आपने पता है कि लोहे का जंग भूरे रंग का होता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है, सुना है कि कॉपर को भी जर लगता है? हाँ, लगता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उसके ऊपर हरी रंग की एक परत आ जाती है। तो अगर आपके पास प्रश्न आए कि कॉपर के जंग का रंग कैसा होता है, तो वो आपने लिखना है हरा होता है, और ये अभिक्रिया होती है। तो जो वो हरे रंग का जंग होता है ना, उसका वो जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CuOH ट्वाइस। ये है Cu कॉपर, OH हाइड्रोक्साइड और ट्वाइस। ठीक है। और कॉपर कार्बोनेट, इसका मिश्रण होता है ये, और ये इसकी अभिक्रिया होती है। जब कॉपर है जो H2O पानी मिल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई वायु में से, ऑक्सीजन भी वायु में से मिलेगी, तो
कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर कार्बोनेट बनेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं लास्ट में तीर के बाद, तो ये इनके कारण इसका रंग हरा हो जाता है। यानी जो तांबा है उसका जो रंग है वो हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जर लग जाता है हरे रंग का। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का दहन हमने पहले किया था, आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी मैग्नीशियम रिबन का दहन। यानी मैग्नीशियम रिबन को हम कैसे जलाते हैं, फिर मैंने उसको क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा आपको बताया था। ठीक है, कि वो अक्षारीय होता है। क्या होता है? अक्षारीय। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम का रिबन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्षारीय है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अक्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षारीय। तो आपने ये नोट करना है कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, और जो ऑक्साइड जो होते हैं धातुओं के वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षारीय। तो अब हम अधातुओं के बारे में देखेंगे। अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करके क्या होता है। तो अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अधातु लेंगे सल्फर। क्या लेंगे? अधातु सल्फर लेंगे। सल्फर का चूर्ण लेंगे और उसको उद्दहन चम्मच, यानी एक चम्मच होता है ये जिसमें हम जलाते हैं किसी वस्तु को, तो इसमें सल्फर ले लेंगे और इसको जलाएंगे। और जलते हुए इस सल्फर को हम क्या करेंगे, इस जार के अंदर रख देंगे और ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। तो जो सल्फर की गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो इस जार के अंदर बंद हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जब ये जार जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भर जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम और इसको अच्छी तरह से घोलेंगे, लेकिन ढक्कन इसका नहीं खोलेंगे, ढक्कन बंद कर लेंगे एकदम से और उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और फिर उसको पानी को हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड और पानी का मिश्रण है हमने इसमें किया था, तो हम इस वाच गिलास में लेंगे एक, और इसी पानी के अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर डाल के रखेंगे। नीला लिटमस पेपर इसमें डालेंगे और हम देखते हैं जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? लाल। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या देखा, जो सल्फर था, सल्फर अधातु है और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के विलयन में हम, यानी जल को उसमें मिला के उसका विलयन तैयार करते हैं, तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल मिल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और जब पानी उसमें मिल जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ये, यानी जब हम उसके घोल में नीला लिटमस पेपर हमने डाला तो वो लाल हो गया, तो इससे हमें पता चला कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये आपने नोट कर लेनी है बात। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद है हमारे पास अगला रासायनिक गुण है धातुओं और अधातुओं का। जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि धातुएं और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। ठीक है, तो दो धातुएं और अधातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगी। तो इसमें हमारे पास है, ये पहले भी बात आई थी कि सोडियम धातु जो है बहुत अभिक्रियाशील होती है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। जो सोडियम धातु है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है।
ये ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ और पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। ठीक है, और अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए हम इसे मिट्टी में डुबो के रखते हैं। तो प्रश्न आता है ये कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं। तो आपने इसका उत्तर ये लिखना है सारा, क्योंकि सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करती है और इसको बचाने के लिए हम इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, ताकि इसके आसपास ना तो ऑक्सीजन आए ना पानी आए। ठीक है, और इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी डाल लेंगे और सोडियम धातु होती है हमारे पास। मैंने अभी बताया था पीछे कि पिछली वीडियो में बताया था कि सोडियम धातु जो है नरम होती है, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो हम सोडियम धातु को चाकू से काट के उसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको रुई में लपेट के अच्छी तरह से उसको रुई में लपेट के और उसको इस पानी वाले बीकर में डाल देते हैं। तो जैसे ही हम पानी के बीकर में उसको डालेंगे तो इसमें एकदम से आग लग जाती है। ठीक है, अभिक्रिया होगी और इससे अभिक्रिया को हमें पूरी सावधानी से करना होता है, क्योंकि कई बार ज़्यादा आग से ये बीकर भी फट जाता है और आपके ऊपर भी, कपड़ों के ऊपर गिर सकता है, जिससे आपके कपड़े भी जल सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, बहुत तेज़ गति से करता है। तो कई बार जादूगर क्या करते हैं, पानी में आग लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सोडियम धातु को पानी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं और पानी में आग लग जाती है। तो लोग सोचते हैं ये तो बड़ा तगड़ा जादूगर है भाई, ये पानी में आग लगा दी। तो आज आपको पता लग गया होगा कि पानी में आग कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा जो सोडियम है वो जल के साथ बहुत तेज तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी धातुएं होती हैं, वो भी अभिक्रिया तो करती हैं लेकिन बहुत धीमी अभिक्रिया होती है। जैसे आयरन है, लोहा है, जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन धीमी गति से करता है, यानी बहुत दिन लग जाते हैं। इसलिए जब नया लोहा होता है उसको अगर आप बाहर पानी के में डाल दो या बाहर खुले में डाल दो तो उसमें कुछ दिनों के बाद जंग आ जाता है, क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं बड़ी तेजी से करती हैं, कुछ धीमी गति से करती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, ये वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। अधातुएं जो है पानी में अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं अधातुएं ऐसी हैं कुछ जो वायु में अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस भी एक बहुत सक्रिय अधातु है। जैसे सोडियम धातु है ना सक्रिय, वैसे ही फास्फोरस सक्रिय अधातु है। अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ते हैं आग पकड़ लेता है ये। तो फास्फोरस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पानी में रखते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस जो है बहुत सक्रिय अधातु है, ये वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इससे हम पानी में रखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रश्न आए कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं, तो वो फास्फोरस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम पानी में रखते हैं, क्योंकि पानी में उसमें आग नहीं लगती, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ेंगे तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया थी धातु और अधातु की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं और अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए हम ये टेबल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, परख नलिये लेंगे। क्या लेंगे, अलग अलग 5 परख नलिये लेंगे। उनके ऊपर लिख लेंगे ABCDEF। ठीक है, ए परख नली में हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे, बी में एल्युमिनियम, सी में आयरन, डी में कॉपर,
ई में लकड़ी का कोयला या लकड़ी कोयले का चूर्ण होता है ना, जो लकड़ी जल जाती है उसके बाद कोयला बच जाता है, तो वो ले लेंगे। और इसमें सल्फर लेंगे एफ में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन सभी में बारी बारी से जो ए बी सी डी परख नलियाँ ली हैं हमने, इनमें हम बारी बारी से तन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। मैग्नीशियम में डालेंगे पहले, ए परख नली में मैग्नीशियम वाली में डालेंगे, देखेंगे कोई अभिक्रिया हुई। और जब भी हम तन्नू ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उस परख नली के मुंह के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला हम करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उसकी ज्वाला में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ देखेंगे, आयरन यानी लोहे के साथ देखेंगे, कॉपर तांबे के साथ देखेंगे। ठीक है, और सल्फर और इसके साथ लकड़ी के कोयले के साथ देखेंगे। तो हम देखते हैं जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और आयरन है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और जब हम जलती हुई मोमबत्ती उसके ऊपर लेके आएंगे, जो भी गैस निकल रही होगी उसमें से, तो वो मोमबत्ती की ज्वाला जो है पॉप के साथ जलती है, धमाके के साथ जलती है। एक धमाका सा होता है छोटा छोटा, जैसे पटक पटक ऐसे बोलती है, तो आवाज़ के साथ आग जलने लग जाती है। तो उससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील धातु है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, और वो भी हाइड्रोजन गैस बनाएगी। लेकिन जो लकड़ी का कोयला है और सल्फर है, तो ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, कोई भी गैस नहीं बनाती। तो इससे पता लगता है जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं अधातुएं जो हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती और धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो आपने इसमें लिखना है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया में धातुएं जो हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। फिर आपके पास है अक्षारों के साथ अभिक्रियाएं। अब हम धातुओं और अधातुओं की अक्षारों के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि वो अक्षारों के साथ अभिक्रिया करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, धातु लेंगे सोडियम। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल लेंगे और उसमें 5 ml पानी डाल देंगे और उसमें एल्युमिनियम की पन्नी लेंगे। ठीक है, अक्षार लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अक्षार क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, उसके अंदर एल्युमिनियम धातु की पन्नी का टुकड़ा डाल देते हैं हम, और एक परख नली जो है उसके मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए और ध्यान से देखिए क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो परख नली में से जो गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो पोप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो यह पोप ध्वनि जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं जो होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन अधातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती या बहुत मुश्किल से करती हैं। तो आपने लिखना है जो धातुएं हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अधातुएं जो हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया या तो करती नहीं या बहुत मुश्किल से करती हैं। ठीक है, तो उनकी क्रिया बहुत जटिल है। तो
ये आपने क्षारों के साथ अभिक्रिया में लिखना है, धातुओं और अधातुओं में। फिर उसके बाद आता है आपके पास विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये समझेंगे अब हम। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 बीकर लेंगे। ये ए बीकर है, बी सी डी ई, 5 बीकर ले लिए। और बीकर ए में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाल लेंगे और उसमें जिंक डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ए बीकर जो है इसमें हमने जो नीला रंग का आप लिक्विड देख रहे हो, नीले रंग का जो पानी सा देख रहे हो, तो ये है कॉपर सल्फेट। और जो इसमें वाइट रंग की बीच में पड़ी है कोई पत्ती सी, तो वो जिंक का टुकड़ा है, तो ये डाल दिया हमने। ऐसे ही बी बीकर में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला और लोहे की कील डाल दी। ठीक है, तो ये देखो नीचे लोहे की कील पड़ी है इसमें, तो ये लोहे की कील पड़ी है नीचे इसमें बी में। ठीक है, और इसमें भी कॉपर सल्फेट डाल दिया ऊपर। फिर तीसरे में हमने सी में क्या डाला, जिंक सल्फेट और तांबा डाल दिया। ठीक है, तो सी में हमने देखो क्या किया, तो सी में हमने ये नीचे तांबा पड़ा है इसमें और जिंक सल्फेट डाला। फिर डी बीकर में हमने आयरन सल्फेट और तांबा डाल दिया। ऐसे ही ई में हमने जिंक सल्फेट और लोहे की कील डाल दी। तो ये 5 बीकर लिए हमने, पांचों में हमने ये चीज़ें डाल दी, ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर हम कुछ 1 दिन के लिए इनको रख देते हैं। 1 दिन के बाद जब हम देखते हैं, जो ये था इसमें कैसा रंग हो रहा है, इसमें ए में जो नीला रंग था अब वो इसका रंग बदल गया है देखो, और नीचे तांबा आ गया कॉपर और ऊपर जिंक सल्फेट आ गया। ठीक है, यहाँ देखो हमने कॉपर सल्फेट डाला था, ए में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट डाला था और जिंक अलग था, अलग से डाला था। लेकिन यहाँ देखो क्या हो गया, इसमें और इसमें अंतर देखो, यहाँ जो कॉपर था ना पहले Cu, तो इसकी जगह अब जिंक आ गया और ये कॉपर अलग हो गया यहाँ से देखो इसमें। तो यहाँ से जिंक ZnSO4 जिंक लग गया जहाँ पहले कॉपर था, और ये कॉपर अलग हो गया। इसमें जिंक यहाँ नीचे डाला था हमने और ये कॉपर सल्फेट था बीच में। तो इस तरह से जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि जब एक का स्थान दूसरा ले लेता है तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया इस अभिक्रिया में। ऐसे ही दूसरे बीकर में देखो, यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4 था और Fe लोहा अलग था। लेकिन इस दूसरे बीकर में क्या किया, अब कॉपर की जगह लोहे ने ले ली। ये देखो FeSO4 है गया और नीचे कॉपर है गया Cu। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ भी कॉपर ने, ये लोहे ने कॉपर का स्थान ले लिया, तो यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। लेकिन बाकी C, D और E जो बीकर हैं इनमें रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। B में भी रंग में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, जो B बीकर है, और यहाँ पे B बीकर जो है इसमें भी रंग में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो इन A और B बीकर में विस्थापन अभिक्रिया हो गई है, लेकिन C, D, E में विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जिंक था ना जो, वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय था। ठीक है, Fe भी कॉपर से ज़्यादा सक्रिय था, इसलिए इनका स्थान ले लिया। लेकिन इनमें जो जिंक है, जो कॉपर है वो जिंक से ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हुई। यहाँ भी तांबा जो है लोहे से ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हुई। और यहाँ लोहा जो है जिंक से ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हुई। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से जब विस्थापित कर देता है
तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपने लिखना है जब एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो विस्थापन अभिक्रिया थी बीकर ए में, तो वो ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट था और जिंक डाला था हमने, तो उसके बाद क्या बना, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। ठीक है, इसी प्रकार भी बीकर में हुई थी अभिक्रिया। लेकिन तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक है वो कॉपर और लोहा यानी आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं और अगर बच्चा ज़्यादा शरारती है एक और एक बच्चा शरीफ है, ठीक है, तो जो शरारती बच्चा है वो शरीफ बच्चे को उसके बेंच से उठा के उसकी जगह पे बैठ सकता है, लेकिन अगर शरीफ बच्चा जो है वो शरारती बच्चे को उसकी जगह से नहीं उठा सकता। उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु का मतलब है अधिक शरारती धातु, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं आपके पास धातुओं और अधातुओं के उपयोग। अब धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या होते हैं हमारे जीवन में, तो हम देख सकते हैं धातुओं का उपयोग जो है मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियां बनाने में, वायुयान में, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान बनाने में, खाना बनाने के पात्र या बर्तन, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। और कुछ अधातुओं का उपयोग भी हम जानते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो धातुओं के उपयोग हैं वो तो आपने यहाँ से लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे मशीनों के पुर्जे बनाने में, मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, ये सभी आप लिख सकते हो धातुओं के उपयोग। फिर उसके बाद है अधातुओं के उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो अधातु हैं हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और अधातु होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है ना जिससे हम सांस लेते हैं वो भी अधातु है। तो देखो अधातु हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। फिर है अधातु का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए होता है। अधातु नाइट्रोजन गैस भी अधातु है, तो उसका उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में करते हैं। जो क्लोरीन होती है जिससे पानी साफ करते हैं तो वो अधातु होती है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन जो होता है एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी अधातु है। अधातु से घाव साफ करते हैं हम। अधातु का उपयोग पटाखे बनाने में भी करते हैं। तो ये सभी अधातुओं के आपने उपयोग लिखने हैं, और धातुओं के उपयोग आपके पास ऊपर मैंने बताए थे। तो धातुओं और अधातुओं के उपयोग आपने कर लेने हैं, लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है हमारे पास ये थोड़ी सी एक और जानकारी है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ये पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों से अलग होते हैं जो पहले होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नया पदार्थ न बनाए और विघटित नहीं किया जाए,
ठीक है, यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता तो उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, तत्व किसे कहते हैं, और आगे जो लेसन है उसमें मुख्य प्रमुख शब्द हैं उनमें भी आपसे पूछा गया है कि तत्व किसे कहते हैं। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सल्फर भी एक तत्व है, आयरन लोहा भी एक तत्व है, कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, तो ये सभी तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, अब परमाणु किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी भी परिभाषा आपने लिखनी है। तो परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु जो है तत्व की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तत्व के भौतिक परिवर्तनों में परमाणु प्रभावित नहीं होते। तो आपने परमाणु की परिभाषा क्या लिखनी है? परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो जो तत्व हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो ब्रह्मांड है उसमें पदार्थ तो बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, लेकिन तत्वों की संख्या सीमित है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जो है तत्वों से मिलकर बना है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। जो प्रकृति में अभी तक जो तत्वों की खोज हुई है वो 94 है, और इन तत्वों को धातुओं और अधातुओं के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं, और कुछ उप धातुएं भी होती हैं। ठीक है, तो उप धातु जो है धातु और अधातु दोनों के गुण उसमें होते हैं, उसे उप धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में जो भी आपने सीखा पीछे, उनसे आपने क्या करना है, ये प्रमुख शब्द जो दिए हुए हैं ये सभी, जैसे परमाणु किसे कहते हैं, चालक, विस्थापन, तन्य, तत्व, कठोरता, धातु है, उप धातु, अधातु और धात्वी, तो इनकी परिभाषाएं आपने लिखनी है प्रमुख शब्दों की। ठीक है, और कुछ बातें आपने इनसे भी आपको मिल जाती हैं। तो ये पूरे पाठ का निचोड़ होता है, तो ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन मैंने आपको पूरा इस बुक में समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगा इसके लेसन के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजना है, शेयर करना है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।